वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोकल टोकी। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपने अभी कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है और उसको बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट से आप बहुत खुश हुए हैं, पर फिर आपको पता चला कि उसमें आपको एक मोटा खासा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि आपका मूड ऑफ हो जाता है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं इस टैक्स से बचने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कितने प्रकार के होते हैं, कैपिटल गेन पे टैक्स कितना देना पड़ता है, 10%, 20%, 30%, 40%। कैपिटल गेन टैक्स ना देने के लिए हमें पैसा अपना कहाँ निवेश करना चाहिए और कैपिटल गेन टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं, कैपिटल गेन को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आइए समझते हैं कैपिटल गेन होता क्या है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको महंगे दाम में बेचते हैं, तो उसमें जो हमें मुनाफा होता है, जो हमें प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब हम इसमें प्रॉफिट को कैपिटल गेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब प्रॉपर्टी से हम पैसा कमाते हैं तो प्रॉपर्टी एक एसेट है, और जब एसेट पैसा कमा के देता है तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। ओके, तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारा सेल प्राइस है और जो भी हमारा परचेज कॉस्ट थी, आपस में इनको माइनस कर दीजिए तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अब कैपिटल गेन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली कैपिटल गेन दो टाइप के हैं हमारे। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को 24 महीने के बाद बेचते हैं तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 20% होता है। और अगर किसी प्रॉपर्टी को हम लोग 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो उसमें हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 30% है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जो हमने 50 लाख पे बेची है, इसको हमने 30 लाख में खरीदा था। तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन कितना हुआ? 50 लैक्स माइनस 30 लैक्स, 20 लैक्स का हमारा कैपिटल गेन हुआ। अब अगर इस प्रॉपर्टी को हमने 2 साल के अंदर बेचा है तो हमारा क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इसमें हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 30% है। तो आप देख सकते हैं 30% 20 लाख का 6 लाख रुपए हुआ, इसमें हमें 6 लाख टैक्स देना पड़ेगा। और यही प्रॉपर्टी को अगर हम लोग 24 महीने बाद बेचते हैं तो हमें इसमें क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा होगा, और इसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 20%। तो 20 लाख का 20% हुआ आपका 40 लाख। अब इसमें एक सवाल उठता है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सन 2002 में खरीदी थी 5 लाख की और उसको सन 2022 में बेचा मैंने 30 लाख पे, तो मेरा कैपिटल गेन बनता 25 लाख। तो क्या मुझे 25 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? जी नहीं। क्या होता है कि इंडेक्सेशन लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। इंडेक्सेशन क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू थी सन 2002 में, या जो भी 2004 या 2005 या 2001 में, उसकी वैल्यू आज ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन लागू हुआ होगा। ठीक है ना? तो हम लोग CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से थ्रू ये निकालते हैं कि सन 2002 में जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख थी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज कितनी होगी। इसके लिए सरकार ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII एक टेबल है ये इशू किया है। आप देख सकते हैं 2001-2002 में ये इसकी वैल्यू 100 है, 2002-2003 में इसकी वैल्यू 105 है, 2003-2004 में इसकी वैल्यू 109 है, और अभी लेटेस्ट 2022-2023 में इसकी वैल्यू 331 है। तो ये इंडेक्स हम यूज़ करेंगे हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी वैल्यू आज कितनी है ये निकालने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 5 लाख का हमारा परचेज कॉस्ट है, ये हमने लिया था सन 2002-2003 में, और इसको हमने बेचा है सन 2022-2023 में। तो हम देखेंगे कि जो हमारा 2022-23 का CII है वो है 331, तो हम 331 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2002-2003 के CII से, वो है 105। तो हमारा आया
3.15। अब इस 3.15 को हम अपना ओरिजिनल परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जो था 5 लाख। तो इससे हमारा आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि है 15,75,000। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी हमने बेची है 30 लाख पे और हमने खरीदने की कॉस्ट आई है हमारी इंडेक्सेशन के बाद 15,75,000। तो हमें कैपिटल गेन कितना हुआ 14,25,000। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने 2 साल के बाद बेची है तो इस पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि है 20%। तो हमारा इसमें टैक्स बना 2,85,000। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना कैपिटल गेन तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। तो 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या हम ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो हमने पे करी थी जब हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, सपोज हमने 2002-03 में प्रॉपर्टी खरीदी है और उस टाइम स्टैम्प ड्यूटी हमने 20,000 दी थी, तो आज के दिन में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हम फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान रहे हैं 65,000 है। ओके, परचेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी कॉस्ट क्या थी, तो हम मान रहे हैं कि 2002-2003 में इसकी वैल्यू 5 लाख थी, बट आज के दिन में इसकी वैल्यू है 15,75,000। ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम का कॉस्ट जो हम टीएम बोलते हैं, टीएम के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हम इसमें दिखा रहे हैं कि 2002-2003 में 10,000 रुपये है, बट आज के दिन में ये 35,000 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा क्या हो गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 65,000 प्लस 15,75,000 प्लस 35,000, तो ये हो गया हमारा 16,75,000। अब हमने मकान तो लिया, उसके बाद हमने उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ काम किया होगा, वाइट वॉश किया होगा, शायद ऊपर एक मंजिल बनाया हो या दीवारें तोड़ी हो या टाइल्स लगाई हो, घर को और अच्छी तरह से डेकोरेट किया हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगी। तो अगर हम कहें कि 2005-2006 में हमने इम्प्रूवमेंट किया था और उस टाइम वो कॉस्ट हमें 4 लाख पड़ी थी, बट आज के दिन में CII के कारण, इंडेक्सेशन के कारण ये हमें 8 लाख का पड़ रहा है। तो ऐसे हम अपनी कॉस्टिंग जो है वो निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है STCG दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और यहाँ पर है LTCG जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले STCG की बात करते हैं। अच्छा, STCG में शॉर्ट टर्म में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंडेक्सेशन नहीं होता क्योंकि 2 साल के अंदर बेची है, इसमें हमें गवर्नमेंट इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं देती, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता है। तो देखते हैं हम 50 लाख की हमारी प्रॉपर्टी थी, 1 लाख उसमें हमारा खर्चा हुआ, तो हमारा नेट सेल कंसिडरेशन हुआ 49 लैक्स। अब हमने ये मकान खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मकान खरीदा, जो भी खर्चे थे इसके अंदर वो 20 लैक्स का था हमारा, और कुछ साल बाद हमने इसको 50,000 खर्च करके इसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 20,50,000। अब इसको हम माइनस करेंगे 49 लैक्स से, तो हमारा आएगा 28,50,000। हमें 28,50,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसके ऊपर हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं अपना LTCG में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही है, 50 लैक्स में हमने प्रॉपर्टी बेची है, 1 लाख हमारा खर्चा आया, हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आया 49 लैक्स का। अब ये प्रॉपर्टी हमने सन 2012-13 में खरीदी थी 30 लाख की, तो आफ्टर इंडेक्सेशन आज के दिन में इसकी वैल्यू हो गई 42 लैक्स। ठीक है, और इसमें हमने कुछ काम भी ज़रूर करवाया होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, तो 2014-15 में हमने इसमें खर्चा किया था जो था 3,60,000, बट आफ्टर इंडेक्सेशन ये वैल्यू हमारी हो गई 4,20,000। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिला के हमारा हो गया 46,20,000, और इसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बना हमारा 49 लैक्स माइनस 46,20,000 जो कि 2,80,000 आया। अब कैपिटल गेन टैक्स अगर हमारा 1-2 लाख भी बनता है तो क्या हमें वो टैक्स देना चाहिए, और उस टैक्स से अगर बचना है तो हमें पैसा अपना कहाँ निवेश करना चाहिए, आइए ये जानते हैं। अगर इसमें एक स्पेशल क्लॉज है, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और नया प्रॉपर्टी नहीं खरीदने की सोच रहे,
तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। पर उस टैक्स से अब आप कैसे बच सकते हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। एक हमारे पास होता है कैपिटल गेन बॉन्ड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स, तो आपको टैक्स से पूरा रिबेट मिल जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? सपोज देखिए, अगर आपका कैपिटल गेन हुआ 5 लाख का, आपको उसके ऊपर 20% का टैक्स देना है, जो कि हुआ 1 लाख। तो कैपिटल गेन बॉन्ड में आपको जो कैपिटल गेन है आपका 5 लाख, वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको 1 लाख का टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपना। अब इस बॉन्ड के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और अगर आपको सेक्शन 54 EC में रिबेट लेना है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने प्रॉपर्टी बेची है, आपको इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन बॉन्ड्स का 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अभी इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 5% का, और इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और अपने इस बॉन्ड को आप बाद में डीमेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है बैंक जाएं, आप डायरेक्ट RTGS भी कर सकते हैं, और अपनी एप्लीकेशन में RTGS का UTR नंबर मेंशन कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप ऑनलाइन इसको करते हैं तो आपको कैसे करना है। हमने REC की हमने एक एग्जांपल लिया है, रैक का। NHI के बॉन्ड्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आप REC की वेबसाइट्स में जाएंगे, और आपको अगर ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप देखिए आपका इन्वेस्टर टाइप पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल डाल दीजिए, रेजिडेंशियल इन्वेस्टर। और आपको डीमेट फॉर्म में अगर लेना है तो यहाँ पे आपको अपना DPID डालना पड़ेगा। DPID आपका 16 डिजिट्स का आपका DPID होगा, और आपका 8 डिजिट का क्लाइंट ID होगा। अगर आपके DPID में IN पहले लगा है 16 डिजिट्स का मतलब, तो आपको IN डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नेक्स्ट 14 डिजिट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स चाहिए। एक बॉन्ड आपका 10,000 का है, तो आप जितने बॉन्ड्स, अगर आप 10 बॉन्ड डालेंगे तो आपका अमाउंट पेबल यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। नाम डाल के ही यहाँ पे आपका पैन नंबर का कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पैन नंबर डालेंगे और यहाँ से अपना ऑक्यूपेशन डालेंगे। आप डायरेक्ट कर रहे हैं अगर ऑनलाइन तो डायरेक्ट में रहने दीजिए इसको। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है और एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे येस कर दीजिएगा, वो सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स आएंगी। आप IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक नेम, ब्रांच नेम आ जाएगा। MIS ईयर कोड डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे नॉमिनी का आता है, नॉमिनी डाल के आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। आपको अपना एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको उसमें साइन करना है। साइन करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, एक कैंसिल चेक चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आप डीमेट फॉर्म में इसको लेना चाह रहे हैं तो आपको CMR या CML जो हम फॉर्म बोलते हैं उसकी एक कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। ये आप सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके। तो वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। जो आपने एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड करी थी उसके अंदर आपका एप्लीकेशन प्रिंटेड होके आएगा। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल ID डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे तो आपको OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो ऐसी एक स्क्रीन खुलेगी। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, एप्लीकेशन डेट, नेम, अमाउंट सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है ना, उसको आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे स्कैन कॉपी पैन कार्ड की, एड्रेस प्रूफ की, कैंसिल चेक की और अपना CMR CML। ओके, जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ यस यस दिखा देगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट्स में जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे, आपका नेट बैंकिंग आ जाएगा। जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अब जब हम लोग अपनी ITR फाइल करते हैं तो ये कैपिटल गेन बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है, ये हमें कहाँ डालनी है डिडक्शंस के लिए। तो आप देखेंगे कि ये एक कॉलम आएगा आपका यहाँ पे ऐसा, इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स,
और इन केस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। ओके, यहाँ पे आप कॉलम C में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 EC। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, ठीक है ना, आपने कब बेचा है इसको और आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप बॉन्ड्स में, आपका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और कितना डिडक्शन अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि क्या हमें कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार मैं टैक्स कटवा लूँगा, कैपिटल गेन टैक्स कटवा लूँगा, कैपिटल गेन बॉन्ड में मैं पैसा क्यों लगाऊँ, फलाना फलाना सरदर्दी क्यों लूँ। तो हमने एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसमें देख सकते हैं एक साइड है हमारा कैपिटल गेन अमाउंट विदाउट कैपिटल गेन बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा बंदा, और ये है हमारा कैपिटल गेन अमाउंट विद कैपिटल गेन बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने कैपिटल गेन अपना जो है वो 10 लाख माना है। तो पहले सिनारियो में देखिए 10 लाख हमें कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म है क्योंकि, तो 20% हमें उसमें टैक्स देना है, तो हमारा 2 लाख रुपए कट जाएगा, हमारे पास जो राशि बचेगी वो है 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख को अगर हम लोग बैंक में डालते हैं FD के फॉर्म में एट 5.75 जो अभी करंट रेट चल रहा है, ये कैनरा बैंक का रेफरेंस है। ओके, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के अंदर 2,64,292। तो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हमारे पास 5 साल के अंदर जो राशि आ जाएगी वो है 10,64,292। अब अगर हम इसको कैपिटल गेन बॉन्ड में पूरे अमाउंट को 10 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख इन कैपिटल गेन बॉन्ड फॉर 5 ईयर्स एट 5% पर एनम। तो 5 साल के अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2,82,037 और टोटल हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हो जाता है 12,82,037 रुपीज़। तो इसमें आप अंतर देखिए, कैपिटल गेन बॉन्ड के साथ आपको 2,17,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हम और वीडियोस के साथ और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, दिस इज़ वोकल टोकी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।